आयज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा गोवा प्रदेशच्या वतीन आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या। खास करून आयच्या दिसा वेस्ट झोनल मीटिंग घडोवन येता भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाच्या वतीन आणि हाचे खातीर खास करून आमच्या वांगडा उपस्थित आमच्यो नॅशनल महिला मोर्चाच्यो जनरल सेक्रेटरी सौ दीप्ती रावत भारद्वाजी आमच्या बरोबर आसा, जे तुमकां फुडलें मार्गदर्शन करतली। आणि त्याचबरोबर आमची महिला मोर्चा अध्यक्ष सौ आरती बांदोडकर आमच्या बरोबर आसा। हांव सौ दीप्ती रावतजी हांचे लागीं मागता की तांच्यांनी प्रेसाक आपले उलोवचें। सुलक्षणा जी और आरती बांदोडकर जी हमारी अध्यक्षा और प्रभारी महिला मोर्चा की उपस्थित आप सभी पत्रकार बंधु सबको नमस्कार। आज हमारी एक पूरे दिन भर की एक मीटिंग यहाँ पर हुई है संपन्न, और जो कि सुबह से लेकर और शाम तक की बैठक है, जो कि एक वेस्ट जोन की हमने बैठक करी, जिसमें 5 राज्यों से हमारे यहाँ पर उनकी प्रदेश की जो अध्यक्ष है महिला मोर्चा की वो यहाँ उपस्थित हैं। उनके साथ उनकी जनरल सेक्रेटरी और उनकी और जो टीम है, जो हमने कार्यक्रम बनाए हैं, उनकी इंचार्जेस वो यहाँ पर आज उपस्थित हैं। महाराष्ट्र की, गुजरात की, दमन की और गोवा तो आपका है ही अपना प्रदेश, और मुंबई, ये हमारे जो 5 प्रदेश हैं इनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित रही। और आज जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है वो हमने विभिन्न तरीके के एक रोड मैप तैयार किया है 2024 का। और क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए हैं हमने देखे कि चाहे वो प्रदेश के चुनाव हो या लोकसभा के 2014 और 19 का भी चुनाव हो, तो महिलाओं का जो वोट शेयर है वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आगे बढ़कर ही मिला है। हर चुनाव में उसका प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। तो आज हमने जो अपनी छत्तीसगढ़, राजस्थान और अब मध्य प्रदेश के भी चुनाव का रिजल्ट देखते हैं, तो वहाँ भी महिलाओं का जो मत प्रतिशत है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। और उसका कारण केवल ये है कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से योजनाएं लेकर आए हैं पूरे देश भर में महिलाओं के लिए, तो उन्हें समझ में आता है कि मोदी की गारंटी जो है वो झूठी नहीं है, वो असली गारंटी है। तो वो असली गारंटी कैसे महिलाएं उस पर वो विश्वास करती हैं, भरोसा करती हैं, और मोदी जी को अपना जो मत है और अपना जो एक स्नेह है, मैं कहूँगी, वो मत के जरिए उनको देती हैं। और इसीलिए उसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँचे, उन तक मोदी जी की बात को पहुँचाएं, और उनका जो उनका प्यार है, उनका स्नेह है प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारे प्रदेश की जो सरकारें चल रही हैं उनके प्रति, वो कैसे उसको मत में बदले, कैसे उसको वोट में बदले, वो महिला मोर्चा का काम है, वो हम लोगों का उद्देश्य है। उस काम को लेकर आज हम सब यहाँ एकत्र हैं। जिस प्रकार से मोदी जी की तो मैंने अभी एक भी योजना आपके समक्ष नहीं रखी, क्योंकि मुझे लग रहा था या तो आप पूछेंगे, और क्या है कि वो तो हम सबको मालूम भी है कि किस तरीके से जो भी योजना है उसमें 50% से ज्यादा महिला को मिला है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास को देखें तो 2 करोड़ से ज्यादा जो आवास है वो महिलाओं के नाम पर है। आज उन्हें एम्पावरमेंट मिला है। कैसे हमारी जो डिजिटल लिटरेसी है, जब वो 4 करोड़ लोगों को पूरे देश भर में डिजिटल लिटरेट कराया गया, उसमें से 2.8 करोड़ जो है वो महिलाएं हैं। और ऐसे ही अलग अलग आप देखेंगे कि बहुत सारे, अगर हम जनधन अकाउंट को देखें तो 50 करोड़ से ज्यादा हमारे जनधन के अकाउंट्स हैं, जिन्होंने बैंक की शक्ल भी नहीं देखी थी। ऐसे ग्रामीण इलाके, ऐसे दूर के विलेजेस, उन्होंने आज बैंक में सबके अकाउंट्स हैं, चाहे वो ट्राइबल एरिया हो, चाहे वो कितना भी बॉर्डर एरिया हो इस देश का, हर आज एक व्यक्ति का, हर महिला का, हर पुरुष का आज बैंक में खाता है। उसमें भी मैं आपसे कहूँगी कि 50% से ज्यादा 26 करोड़ प्लस जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के अकाउंट है जनधन में। तो आज महिला को हर योजना में, और इसके साथ साथ सिर्फ ये योजनाओं तक नहीं रहती है, पॉलिसी मेकिंग और लीडरशिप में महिलाएं कैसे आगे बढ़े। जो 3 दशकों से एक लटका हुआ एक बिल, जिसको हर पार्टी चाहती थी, मतलब लटकाती थी केवल और भटकाने की कोशिश करती थी, आज उसको सचमुच में उसको वर्चस्व में लेकर आए। वो आज प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति से हुआ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ, जिसके लिए कि पूरे देश भर की महिलाओं ने उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित किया।
हमने युवा महिलाओं से लेकर युवा जो महिलाएं हैं वो कैसे उनकी हमने एक तय किया कि कैसे युवती सम्मेलन उसके हर लोकसभा में होंगे देश भर में, और मैराथन होगी, वॉकाथन होगी, उसको लेकर हमारे स्मार्ट विमेन लीडर्स के प्रोग्राम होंगे जो कि पूरे देश की 100 स्मार्ट सिटीज में इन कार्यक्रमों को किया जाएगा। कैसे जो महिलाएं जो खेल क्षेत्र में काम करती हैं या जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं, एथलीट हैं, उनको हम अपने से जोड़ेंगे, और सिर्फ उन महिलाओं को नहीं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो अपकमिंग हमारे स्पोर्ट्स में आने वाले बच्चे हैं, उनकी जो मदर्स हैं वो कैसे सैक्रिफाइस करती हैं अपने बच्चों के साथ, उनकी मदर्स को भी हम कनेक्ट करेंगे। महिला मोर्चा का ये काम रहेगा। उसके बाद जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, हमारी एनजीओ में काम करने वाली महिलाएं हैं, और हमारी जो राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये सब अलग अलग तरीके के जो क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं हैं उनको जोड़ेंगे। और केवल ये नहीं, इनके साथ साथ मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हमारे जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं, मतलब जो हमारी थर्ड जेंडर जिसको हम कहेंगे वो है, उसको भी हम कैसे जोड़ें, उसका भी हमने एक नेशनल इंचार्ज बनाए हैं, और उसके साथ साथ हमने हर प्रदेश में उनके लिए प्रदेश के इंचार्जेस बनाए हैं जो ट्रांसजेंडर्स और थर्ड जेंडर में क्या समस्याएं हैं उनको हम कैसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ें, उसका हम काम कर रहे हैं। तो ये लगातार इस तरीके की चीज़ें हैं। इसके लिए आज जो पूरे दिन की मैं इसको वर्कशॉप, कार्यशाला और मीटिंग कहूँगी, अगर वेस्ट जोन की जो हुई है 5 प्रदेशों की, इसमें हमारी दोनों उद्घाटन सत्र में बहनें रहीं उपस्थित, और आगे इसमें अभी आएंगे मुख्यमंत्री जी, हाँ सीएम सर आएंगे, तो वो हम सबको अभी अगर हम रुकेंगे तो हमको वो सत्र देखने को मिलेगा, आखिरी सत्र। मेरा नाम है डॉक्टर दीपिका सरड़वा, गुजरात स्टेट महिला मोर्चा प्रेसिडेंट। आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा वनाथी श्रीनिवासन जी की अध्यक्षता में हमारे जो जोन है उसमें वेस्ट जोन का मीटिंग है, हमारा ये बैठक है कि आने वाले चुनाव में 2024 में महिला मोर्चा का रोड मैप कैसा रहेगा, किस तरह से महिला मोर्चा इस चुनाव में कार्य करेगी। इसी हिसाब से आज गोवा प्रदेश में महिला मोर्चा का वेस्ट जोन का मीटिंग रखा गया है। अलग अलग प्रदेशों में से हम अलग अलग इंचार्ज, जो कार्यक्रम की इंचार्ज है, उनके साथ हम सारी प्रेसिडेंट भी उपस्थित रही है। मेरे साथ बैठे हैं महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट, गोवा के प्रेसिडेंट है, दीव दमन के प्रेसिडेंट है, मुंबई के प्रेसिडेंट है, और मैं गुजरात की प्रेसिडेंट। इसी हिसाब से हमारी सारी कार्यक्रम की इंचार्ज भी बहनें आई हुई है। आगे आने वाले दिनों में हमारा महिला मोर्चा है जो हर स्टेट में धूम मचा के काम करने वाला है। युवती सम्मेलन जैसे कार्यक्रम का हमें मार्गदर्शन मिला है। हमारी राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत जी ने हम लोगों को कैसे वॉकेथॉन करके युवती सम्मेलन करना है, कैसे युवतियों का कार्यक्रम करना है, फर्स्ट वोटर्स जैसे हमारी ये नई मतदाता युवतियां हैं उसका कांटेक्ट किस तरह से करना है, किस तरह से हमें युवतियों के बीच में जाना है, उसकी सारी बात भी चली। हमारा चर्चा सत्र भी चला जिसमें अलग अलग राष्ट्रीय के जो इंचार्ज थे उन लोगों ने हमारे हर स्टेट के इंचार्ज के साथ भी एक चर्चा सत्र में अपनी बात रखी। इसके अलावा भी ट्रांसजेंडर है, उस ट्रांसजेंडर का भी एक अपना एक पूरा है, तो वो ट्रांसजेंडर की किस तरह से मुलाकात करके उनसे कैसे जुड़ना है, और इस हिसाब से हमारे महाराष्ट्र के महिला मोर्चा की टीम में एक ट्रांसजेंडर को भी दायित्व मिला है, और उन्होंने भी अपनी बात रखी कि मोदी जी के आने के बाद कैसे उनको अपना अधिकार मिला है। तो ये बहुत खुशी की बात है। स्मार्ट सिटी है, तो ये स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में अलग अलग प्रोफेशन की बहनें जुड़ेगी, किस तरह से ये कॉन्क्लेव करना है। बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, तो उस एनजीओ का किस तरह से संपर्क करना है, और इसी हिसाब से महिला स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है उनका भी हम सबको अवार्ड देकर नमो अवार्ड से उनको हमें सम्मानित करना है। नमो रन करके हमारे यूथ के साथ हमें एक रन भी लगानी है। इसी तरह से हमारी जितनी
प्रवासी बहनें हैं जो सोलो ट्रिप करती है, उनका भी हमें कांटेक्ट करना है। और जो महिला लेखिका है, पत्रकार है, कवियत्री है, उनका भी एक सम्मेलन हो, उनके पास भी हमारी भाजपा की बहनें पहुंचे। और बाद में महिला मोर्चा घर घर संपर्क, आने वाले चुनाव के दिन जब नजदीक होते हैं तब हम देखते हैं कि महिला मोर्चा घर घर पहुंचता है। गुजरात में तो हमारे यहाँ पे समिति भी बनी है, तो आज हमारे अध्यक्ष ने भी हमें ये कार्यक्रम दे के रखा है कि जब भी हम सुबह घर से निकलते हैं तो पेज पन्ना प्रमुख, यानी कि पन्ना प्रमुख के एक सदस्य के घर से चाय पी के हमें कोई भी काम की शुरुआत करनी है। पूरे दिन में कोई भी हमें पन्ना प्रमुख के घर पे जाना है, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी का जो ये विशाल वटवृक्ष है वो पन्ना प्रमुख तक पहुंचा है। तो आने वाले चुनाव में 2024 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत जंगी बहुमती से, बहुत सारी सीट से भाजपा की जीत हो, उनके लिए महिला मोर्चा अभी कार्यरत है। उनके लिए महिला मोर्चा सक्रिय रूप से धरातल पर कार्य करने वाला है। ऐसा अच्छा मार्गदर्शन आज इस पश्चिम में वेस्ट जोन की बैठक में हम सभी बहनों को मिला है। आणि आज फार आनंद होतोय की राष्ट्रीय महिला मोर्चाची बैठक आज गोव्यामध्ये म्हापशामध्ये संपन्न होतीये। महाराष्ट्रासोबतच आणखीन 4 वेगळे प्रदेश या ठिकाणी आलेले आहेत। आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की नुकतीच झालेल्या 3 राज्यातल्या निवडणुका, ज्याच्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीला जर फार मोठ्या बहुमताने जर कुणी निवडून दिलं असेल तर त्याच्यामध्ये या तिन्ही राज्यातल्या मातृशक्तीचा सहभाग हा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये होता। त्याला कारणही तसंच आहे की आपण बघितलं की जेव्हापासून मोदीजी पंतप्रधान झाले 2014 पासून जितक्या काही योजना बनवल्या गेल्या त्या वुमन सेंट्रिक योजना आहेत की महिलेला तिच्या आयुष्यामध्ये कशा पद्धतीने तिचं जीवन सुखकर होईल। मग अगदी टॉयलेट देण्यापासून तर जेव्हा एखादी महिला गरोदर राहते, म्हणजे मला तर असं वाटतं की संपूर्ण जगात एकमेव भारत देश असा असेल की ज्या ठिकाणी महिला गरोदर राहिल्यापासून तिला शासकीय योजना चालू होतात आणि त्या अनुषंगाने महिलेचं जीवन जे आहे ते सुखकर करायचं काम मोदीजी त्या ठिकाणी करतायत। आणि या मातृशक्तीसाठी आपल्याला अधिक काय देता येईल, अधिक काय करता येईल याच्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचा आणि आमच्या नेत्यांचा कायम प्रयत्न असतो। पण या मातृशक्तीपर्यंत पोहोचायला जे विविध मार्ग आहेत किंवा ज्या विविध कुठल्या मार्गाने आपण पोहोचू शकतो, आज त्याचं अतिशय सुंदर असं मार्गदर्शन आमच्या राष्ट्रीय महिला मोर्चाच्या ज्या सरचिटणीस आहेत दीप्ती रावल या आलेल्या आहेत उत्तराखंडवरून, आणि त्यांनी आम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने दिलेले जे कार्यक्रम आहेत जे आमचे राष्ट्रीय महिला मोर्चाचे अध्यक्ष वानिती श्रीनिवासनजी यांनी दिलेले, जे संपूर्ण देशभरामध्ये राबवले जाणार आहेत। त्यामध्ये युवतींपर्यंत आपण कसं पोहोचायचंय, वेगळ्या महिला आहेत, वेगळ्या प्रोफेशनमध्ये आहेत, तिथपर्यंत कसं पोहोचायचं याचं एक सुंदर मार्गदर्शन झालं। ट्रान्सजेंडरसाठी काम करणारा सुद्धा आपला देश आहे। आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहेच की देशाचे सन्माननीय पंतप्रधान मोदीजी यांच्या पुढाकारामुळेच आज ट्रान्सजेंडर्सना फ्री एज्युकेशन मिळणार आहे। मला आनंद आहे की ज्या राज्यातून मी येतेय, ज्या महाराष्ट्रातून मी येतेय, महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा 2014 मध्ये पहिल्यांदा 2014 मध्ये तृतीयपंथीचं महामंडळ असावं अशी घोषणा देवेंद्रजींनी केली होती। ती अस्तित्वात आली 2018 साली, ज्या वेळेला महाविकास आघाडीचं सरकार आलं, परंतु फक्त घोषणा झाली, 1 रुपयाचाही फंड त्या ठिकाणी नव्हता। 2019ला पुन्हा एकदा महायुतीचं सरकार आल्यानंतर या ठिकाणी या तृतीयपंथी महामंडळाला जवळपास 10 कोटीचा निधी हा त्या ठिकाणी सरकारने दिलेला आहे। येणाऱ्या दिवसामध्ये पोलीस भरतीमध्ये ट्रान्सजेंडर्स कसे असतील याच्यासाठी सुद्धा प्रयत्न केला जाणार आहे। एवढंच नाही तर नागपूरमध्ये ट्रान्सजेंडरसाठी राहण्याची घरं कशी कोट्यामध्ये, जसं आपल्याकडे आपण बघितलं की म्हाडाचा कोटा असो किंवा इतर जे वेगळे पत्रकार असतील किंवा आणखी वेगळे जे आपण म्हणतो ना जे कोटे असतात की कुठल्या एका प्रोफेशनसाठी जे आपण काही कोटे दिलेले असतात की त्यांना घरं मिळाली पाहिजे, त्याच पद्धतीने आता नागपूरमध्ये अशा पद्धतीची घरं त्या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे। मला हेही सांगायचं की ओडीएफ म्हणून ट्रान्सजेंडर्सना शासकीय कामामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट ही सुद्धा महाराष्ट्रात पहिल्यांदा झाली आणि 2014 मध्ये पालघरला ओडीएफ म्हणून ट्रान्सजेंडर्सची नियुक्ती केली गेली। मला वाटतं की या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत, ज्याच्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास बूस्ट होतो, समाजामध्ये त्यांची इन्व्हॉल्वमेंट असणं गरजेचं आहे की आज समाज त्यांना नाकारतोय, त्यांनाही सोबत घेऊन जाण्याचं काम हे महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्रजी, एकनाथरावजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, यांच्या नेतृत्वामध्ये त्या ठिकाणी होतंय, याचा विशेष असा आनंद आहे। आणखीन पण काही त्यांच्या गोष्टी आहेत। आयुष्मान भारत योजना
जी ट्रान्सजेंडर्सनाही लागू आहे, परंतु ट्रान्सजेंडर्सचे काही ऑपरेशन्स असे असतात की जे फार क्रिटिकल असतात, पण ते येतात कॉस्मेटिक सर्जरीमध्ये, तर ते तिथं नाही येतात, ते आयुष्यमानमध्ये कसे येतील, अशा बऱ्याच मागण्या आहेत. आणि मला आनंद आहे की माझ्या भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेशमध्ये डॉक्टर सानवी जेठवानी म्हणून एक ट्रान्सजेंडर आहे, जी त्या ठिकाणी महाराष्ट्राची सेक्रेटरी म्हणून काम करते आणि अतिशय उत्तम काम हे ट्रान्सजेंडरसाठी सुद्धा महाराष्ट्रात आम्ही करतोय. बहुत अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ. आप लोगों ने वेस्ट जोनल मीटिंग रखने के लिए गोवा को मौका दिया और आप सभी लोग गोवा में आए, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. सही में महाराष्ट्र, गुजरात, दमन एंड दीव, गोवा एंड सेपरेटली मुंबई, इन सभी और बाकी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो कर्नाटक और बाकी स्टेट से भी यहाँ आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. जिस तरह से दीप्ति रावत मैडम ने मेंशन किया इम्पोर्टेंस ऑफ द वेस्ट जोनल मीटिंग, और जिस तरह से आगे आने वाला इलेक्शन ध्यान में रख के हमारी महिला मोर्चा और महिला बहन कितना कॉन्ट्रीब्यूशन माननीय मोदी जी के 2024 के इलेक्शन में कर सकते हैं. मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं दो विषयों पे बात करूंगा. एक तो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इन द इलेक्शन, एंड सेकंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजन ऑफ द आत्मनिर्भर भारत, विच वी हैव कन्वर्टेड इनटू द स्वयंपूर्ण गोवा, एंड अंत्योदय तक हमने किस तरह से पहुंचाया. पहली बात जो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन, खास करके मैं तो पहले आप सभी लोगों को सैल्यूट करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ. जिस राज्य में जाता हूँ उस राज्य में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और सबसे फ्रंट पे काम करने वाली सभी महिला बहन मिलके, मैं जस्ट कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए बोल रहा हूँ कि आगे आने वाले 24 के इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज भी महिलाओं का वोटिंग ज्यादा रहेगा. और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 75 इयर्स में जो नहीं हो सका वो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है. जो 70 साल में सिर्फ बात ही करते थे, महिलाओं को न्याय देने का काम किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है. आप देखो, चाहे वो 33% रिजर्वेशन वाला महिला शक्ति बंधन अधिनियम बिल, जो 33% रिजर्वेशन, पहले सिर्फ हम बोलते हैं कि गाजर दिखाते थे. अभी गाजर दिखाने की बात नहीं है. माननीय मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करके सही में आगे आने वाले लोकसभा में हो, 27 के बाद में जो लोकसभा रहेगी या आगे आने वाले विधानसभा रहने दो, वहां पे 33% एक्चुअल में अपनी महिला बहन वो 33% रिजर्वेशन के साथ आगे आएगी. दूसरा बहुत बड़ा निर्णय जो महिलाओं के सम्मान में माननीय मोदी जी ने लिया, विधि 3 तलाक, चाहे वो किसी भी धर्म का होने दो, चाहे वो किसी भी जात का रहने दो. सबसे बड़ा हम हमेशा के लिए बात करते थे, यानी महिलाओं के ऊपर जब जब कभी अन्याय होता था तब यानी कोई सामने आया, कोई आगे आया तो अपनी बीजेपी सरकार आई. और चाहे वो कांग्रेस वाले लोकसभा में भी 3 तलाक बिल को किसी ने विरोध किया है तो कांग्रेस ने किया है, उनकी मेंटेलिटी ने किया है. और एक्चुअल में समान जो हक देना चाहिए, 3 तलाक बिल पास करके जितनी सारी महिलाओं के ऊपर जो अन्याय होता था वो अन्याय मिटाने का काम किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है. महिला भगिनियों को सामने रखे हर घर शौचालय, ये स्कीम जो स्टार्ट की है वो उसी कारण की है. उसको सम्मान देने के कारण ही हर घर शौचालय हो, हर घर नल से जल हो, हर घर इलेक्ट्रिसिटी हो. ईच एंड एवरी प्रोग्राम. मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों हमने देखा है कितनी तकलीफ अपने बहन लोगों को होती है, हमने खुद देखी है. ओके, इसीलिए तो हर घर शौचालय जैसी स्कीम आई, हर घर नल से जल. क्योंकि जब मैंने अपने बहन लोगों को 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर एक घड़ा ऊपर रख के, एक घड़ा हाथ में पकड़ के जब पानी लाने के लिए जाना पड़ता था, शायद वो गोवा में नहीं, शायद कुछ जगह महाराष्ट्र में इट इज देयर, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात जैसे राज्य में नहीं होगा,
लेकिन यूपी, बिहार, राजस्थान, इस बड़े बड़े राज्य में यही तकलीफ थी। वही मिटाने के लिए हर घर नल से जल 9 साल में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर घर नल से जल देने का काम किसी ने किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कभी हम बात करते वक्त जो माननीय मोदी जी ने किया है वही बात हम कभी कभी भूल जाते हैं। आज तक यानी विदाउट गोवा घर किसी महिला भगिनी के नाम पे नहीं होता था। आप देखो, गोवा में कभी होता था क्योंकि गोवा में समान नागरिक कायदा है, इसलिए यानी इक्वल राइट ऑफ द प्रॉपर्टी हमें दोनों को, चाहे वो यानी भाई बहन हो उसको भी इक्वल राइट ऑफ द प्रॉपर्टी मिलता था, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो उनको भी इक्वल राइट ऑफ द प्रॉपर्टी मिलता है, लेकिन बाकी किसी स्टेट में नहीं मिलता था। लेकिन माननीय मोदी जी ने चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना घर किसी के नाम पे किया, किसने अप्लाई करना थे, घर के यानी बुजुर्ग के नाम पे नहीं, हस्बैंड के नाम पे नहीं, वाइफ के नाम पे करने का काम किसने किया, तो माननीय मोदी जी ने शुरुआत की घर नाम